Dear students, very good morning. I hope मुझे इस बात का पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि आप सभी लोग घरों में ही रह रहे हैं। जितना बन पाए उतना आप इन चीजों का पालन कर रहे हैं कि हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर यूज और जितना हो सके उतना घर के अंदर ही रह रहे हैं। चलिए बेटा, टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको करवा रही हूँ आई विटनेस मेमोरी, चश्मदीद गवाह स्मृति, जिसमें हम कारक पढ़ रहे हैं जो चश्मदीद गवाह की परिशुद्धता पर अपना प्रभाव डालते हैं। ये वो कारक हैं, ये वो चर हैं जो गवाही की एक्यूरेसी या उसकी परिशुद्धता पर अपना प्रभाव डालते हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि नियंत्रण के आधार पर कि हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं एक चर को, उस आधार पर दो तरह के चर होते हैं। पहले है एस्टिमेटर चर, दूसरे हैं प्रणाली चर। एस्टिमेटर चर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो चर होते हैं जिन पर कंट्रोल मुमकिन नहीं है, इनको हम नियंत्रण में नहीं रख सकते। इसके विपरीत प्रणाली चर वो हैं जिन पर नियंत्रण रखना मुमकिन है, इन पर कंट्रोल रखना मुमकिन है। इन्हें कहते हैं बेटा प्रणाली चर। प्रणाली चर ज्यादातर घटना होने के बाद अपना महत्व दिखाते हैं। घटना के दौरान वाले कौन से थे? एस्टिमेटर चर। और घटना के बाद वाले कहलाएंगे प्रणाली चर। और इन पर कंट्रोल करना या नियंत्रण रखना हमारे बस में होता है। तो प्रणाली चरों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला कहलाता है बेटा गवाहों से साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही, इंटरव्यू। तो गवाहों से जो साक्षात्कार किया जाता है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें तरह तरह के जो अलग अलग चर हैं, कारक हैं, उसको हम बस में कर सकते हैं और ये भी प्रभाव डालते हैं गवाही की परिशुद्धता पर। दूसरे तरह के चर प्रणाली चरों में ही जो आ जाते हैं, वो कहलाते हैं संदिग्ध व्यक्तियों का पहचान कार्य। पहचान कार्य, इसमें गवाह जब पहचान करता है कि चार लोगों में से, जो कि चारों शक के घेरे में हैं, कौन सा वो टारगेट व्यक्ति है जिसने अपराध किया, तो ये कहलाता है पहचान कार्य। ये दो तरह की जो चीजें हैं, गवाहों से साक्षात्कार और दूसरा पहचान कार्य, ये दोनों प्रणाली चरों में आते हैं और इनको बस में करना या कंट्रोल में करना मुमकिन होता है। इनके सभी के ऊपर बेटा कुछ सामाजिक कारक भी अपना प्रभाव डालते हैं। मैं इसका आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। सामाजिक कारक कैसे हो सकते हैं? जैसे कि मान लो एक गवाह कोर्ट में खड़ा है और गवाही दे रहा है, तो वकील उससे पूछता है कि अपराध करते समय अपराधी ने किस रंग का टोप पहना हुआ था। टोपी पहनी हुई थी या टोप पहना हुआ था, वो किस रंग का था। तो ऐसा पूछने पर गवाह अपने मन में एक स्मृति गढ़ लेता है कि सचमुच अपराधी ने टोप पहना हुआ था, जबकि हो सकता है असल में टोप पहना ही ना गया हो। तो इस तरह के जो हमारी शब्द जो हम यूज करते हैं गवाही लेते हुए या प्रश्न पूछते वक्त, उन शब्दों का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। ये आ जाते हैं सामाजिक कारकों के अंतर्गत कि सामाजिक कारकों की वजह से गवाही की परिशुद्धता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पहला मैंने आपको बताया बेटा वर्ग है साक्षात्कार। तो जब गवाह से साक्षात्कार किया जाता है या इंटरव्यू लिया जाता है, तो उसमें किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, सवालों की अंतर वस्तु क्या है। तीसरा,
एक गवाह दुनिया को किस नजरिए से देखता है, यानी उसकी उम्मीदें क्या हैं, उसकी प्रत्याशाएं क्या हैं इस दुनिया से, ये सभी चीजें प्रभाव डालती हैं गवाह के साक्षात्कार पर। शब्द क्या यूज किए गए हैं वो इंटरव्यू लेते हुए या गवाह का साक्षात्कार करते हुए, ये सारी चीजें प्रभाव डालती हैं गवाही की परिशुद्धता पर। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा था पहचान कार्य। तो जो पहचान कार्य होता है उसमें हम देखते हैं कि गवाह बोलता है कि ये मैं पहचान सकता हूं कि अपराध इस शख्स ने किया है, ये पहचान कार्य है। पहचान कार्य में क्या होता है कि जब गवाह ये गवाही देता है कि यही अपराधी है, तो वो दो बातें बोल रहा होता है। पहली बात वो कह रहा होता है कि अपराध हुआ, और दूसरी बात इस चीज का प्रमाण दे रही होती है कि अपराधी कौन है। तो इन दोनों के बीच में एक संबंध बन जाता है कि अपराध हुआ और ये अपराध इस शख्स ने किया। इस संबंध का कार्य होता है पहचान कार्य के द्वारा। तो पहचान कार्य एक बहुत अहम भूमिका निभाता है परिशुद्धता पर। इस चीज की, गवाही की परिशुद्धता पर। प्रमाण या गवाही उतनी अधिक परिशुद्ध होगी जितने अधिक आत्मविश्वास के साथ होती जाएगी। अगर गवाह ये बोले मुझे लग रहा है कि इसी ने अपराध किया है, या वो ये बोले कि मुझे पक्का तो याद नहीं पर जितना याद है उसके अनुसार यही अपराधी है, इन शब्दों के प्रयोग में डाउट आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है। तो अगर गवाह की गवाही में आत्मविश्वास ना हो तो ये भी उसकी परिशुद्धता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। सवाल उठ सकता है कि इसको तो भरोसा ही नहीं जो ये कह रहा है, तो इसकी गवाही पर हम कितना निर्भर करें निर्णय लेने के लिए। दूसरी बात इसी में आ जाती है संगति। मान लो गवाह के सामने 10 लोगों को पेश किया जाए और वो उन 10 लोगों में से एक शख्स को देखकर बोले इसने अपराध किया है। उसके बाद उन 10 में से कुछ 4-5 लोगों को हटाकर कुछ और 4-5 नए लोगों को ले आया जाए। इस बार गवाह बोले कि नहीं नहीं, वो जो पहले मैंने बोला था उसने अपराध नहीं किया, बल्कि इस शख्स ने अपराध किया है। ऐसे में हम क्या देख रहे हैं कि उसकी गवाही में संगति नहीं है, जिसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी नहीं है, संगति नहीं है। लोग जैसे जैसे बदल रहे हैं, जैसे जैसे संदिग्ध व्यक्तियों का चेहरा बदल रहा है, वैसे वैसे ही गवाह की गवाही बदल रही है। तो ऐसी बार बार बदलने वाली गवाही पर भी निर्भर नहीं किया जा सकता, ये नहीं माना जा सकता कि उसमें परिशुद्धता अच्छी है। ये कुछ कारण है बेटा जो गवाही की परिशुद्धता पर अपना प्रभाव डालते हैं। आइए आगे और देखते हैं और कौन से चर या कारक हो सकते हैं प्रणाली और एस्टिमेटर चरों के अलावा। एक होती है बेटा चीज लाइनअप, ये मैंने आपको पहले भी समझाई थी। लाइनअप होता है कि संदिग्ध व्यक्तियों के साथ और उन लोगों को खड़ा करना जो कि हो सकता है शक के घेरे में ना हो, पर गवाह द्वारा दिए गए वर्णन के साथ ये फिलर्स का चेहरा मैच करता है। जैसे कि गवाह ने बोला कि अपराधी की मूछें थी, सिर के बाल लंबे थे, चश्मा पहना हुआ था। ये तीनों बातें सभी फिलर्स और संदिग्ध व्यक्ति में मौजूद होंगी, और इन फिलर्स को और संदिग्ध व्यक्तियों को एक एक करके इनकी फोटोएं या टीवी शो के माध्यम से लाइव रूप में गवाह को इन सभी के चेहरे दिखाए जाएंगे, फिलर्स और संदिग्ध व्यक्ति के। उसमें से गवाह बता सकता है कि अपराधी कौन है। अब लाइनअप में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। पहली बात तो ये कि एक लाइनअप में एक ही संदिग्ध व्यक्ति होना चाहिए। दूसरी बात, कोशिश होनी चाहिए कि लाइनअप में टारगेट व्यक्ति मौजूद हो, क्योंकि अगर टारगेट व्यक्ति ही मौजूद नहीं होगा
तो निर्दोष व्यक्ति के चुने जाने की संभावना बढ़ जाएगी। और कानून प्रणाली में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि निर्दोष व्यक्ति को सजा ना हो। लाइनअप दिखाए जाने से पहले ये निर्देश देना बहुत जरूरी है कि लाइनअप में टारगेट व्यक्ति हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ऐसे निर्देश देने का क्या फायदा होगा कि टारगेट व्यक्ति हो भी सकता है लाइनअप में या नहीं भी हो सकता। हमें पता है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हो टारगेट व्यक्ति लाइनअप में मौजूद हो, तो हम ऐसा निर्देश क्यों देते हैं गवाह? हम गवाह को इसलिए ऐसा निर्देश देते हैं ताकि वो अपने दिमाग से सोचे, अपनी याददाश्त पर निर्भर करे कि अपराधी का कौन है, अपराधी का चेहरा कैसा था। जब वो अपनी गवाही सही देगा, वो तभी दे पाएगा जब वो अपनी स्मृति पर निर्भर करेगा। एंड में आ जाता है बेटा पोस्ट डिक्शन चर। ये होते हैं पोस्ट डिक्शन चर। कुछ नए तरह के वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, जैसे कि एस्टिमेटर चर, जैसे कि प्रणाली चर, जैसे कि पोस्ट डिक्शन चर। मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, आपको अगर एक बारी में वीडियो समझ नहीं आता तो आप उसे दोबारा देखें, आप टुकड़ों में देखें, पर हर वीडियो देखें जरूर, क्योंकि इससे आपको टॉपिक समझ आएगा और आपको उसे पढ़ने में आसानी लगेगी। आखिर में मैं आपको बताने लगी हूँ बेटा कि पोस्ट डिक्शन चर क्या होते हैं। पोस्ट डिक्शन चर वो कारक होते हैं जिनका कोई कारण नहीं होता, फिर भी वो गवाही की परिशुद्धता पर अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे कि पहला है विश्वास। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रणाली चरों में कि जितने अधिक विश्वास के साथ गवाह गवाही देगा, उतनी ज्यादा उसकी परिशुद्धता अधिक होने की संभावना है। इसी में दूसरा पॉइंट आ जाता है प्रतिक्रिया काल। प्रतिक्रिया काल मतलब रिएक्शन देने में गवाह कितना समय ले रहा है। 10 लोगों को देखने पर क्या छठे या सातवें व्यक्ति को देखते ही गवाह एकदम बोल उठा कि ये अपराधी है, या उसने काफी समय लिया चेहरों को देखने में, लोगों को देखने में, और काफी समय बाद उसने ये गवाही दी कि ये अपराधी है। अगर वो बहुत समय ले रहा है यानी उसकी परिशुद्धता कम है, और अगर वो झट से शक्ल देखते ही पहचान लेता है कि वो ही अपराधी है यानी उसकी परिशुद्धता अधिक है। पोस्ट डिक्शन चरों में ही तीसरा और आखिरी चर कहलाता है निर्णय प्रक्रम की रिपोर्ट। जब गवाहों से रिपोर्ट मांगी जाती है कि आपने कैसे अपराधी की पहचान की, तो कई तरह की चीजें सामने आ सकती हैं। उनमें एक चीज ये होती है कि गवाह ने बोला कि मैंने सापेक्षिक निर्णय लिया। सापेक्षिक निर्णय यानी उसने सभी चेहरों की आपस में तुलना की। अगर लाइनअप में 10 लोग थे तो उसने सभी 10 लोगों के चेहरों की आपस में एक दूसरे से तुलना की और फिर अपना निर्णय दिया कि अपराधी कौन था। यह होता है सापेक्षिक निर्णय। दूसरा तरह का निर्णय होता है निरपेक्ष निर्णय। निरपेक्ष निर्णय में अपराधी गवाह जो होता है वो कंपेयर नहीं करता, तुलना नहीं करता, वो सीधा से जो उसके माइंड में शक्ल होती है कि अपराधी कैसा दिखता था, सीधा से वो शक्ल ढूंढता है सभी चेहरों में, और जो शक्ल उस मेमोरी से मैच कर जाती है उसी को वो अपराधी करार दे देता है। ये दो तरह के तरीके अपना सकता है गवाह। तो जौन से गवाह निरपेक्ष निर्णय लेते हैं, अपनी स्मृति पर निर्भर करते हैं अपराधी की पहचान के लिए, उनकी गवाही की परिशुद्धता अधिक होती है। और अगर वो सापेक्षिक निर्णय ले रहे हैं, सभी लाइनअप के लोगों के आपस की तुलना कर रहे हैं, यानी परिशुद्धता
कम होने की संभावना है। ये थे बेटा सारे कारक जो गवाही की परिशुद्धता पर अपना प्रभाव डालते हैं। यहाँ पर मैं वीडियो आज का रोक रही हूँ। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं या आप मुझे अलग से कॉल करके या मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं। ओके बेटा, टेक केयर।